गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों की अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। अर्थात जैसे ही हिटलर एक तरीके से राजा बना, जब उसके हाथ में सत्ता आई तो उसने दमन करना चालू कर दिया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। अर्थात जो हिटलर था अब वो तानाशाह बन चुका था। अब वो कुछ भी कर सकता था, अपने आदेश दे सकता था। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टाफ ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो अर्थात गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस अर्थात अपराध नियंत्रक पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी कि एसडी का भी गठन किया गया। अर्थात अलग अलग स्तर पर अलग अलग पुलिस विभाग की स्थापना कर ली गई। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। अर्थात उनको अधिकार दे दिए गए कि वो कुछ भी कर सकते हैं असंवैधानिक तरीके से। अर्थात कोई नियम, कोई कानून नहीं है। गेस्तापो के नियंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। अर्थात जो हिटलर था वो तानाशाह बन गया और उसने अपनी मर्जी से शासन को चलाया। पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फोक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस में पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया गया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मनवासी सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इन कामयाबियों में ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली
है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया, अर्थात तीनों देशों ने क्या किया, एक संधि की। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गया। अर्थात 1940 में जो हिटलर था वो एक बहुत ही ताकतवर सम्राट बन गया। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस कारण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी के नाकों को चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटना ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया, अर्थात जो रूस है उस रूस का अधिकार हो गया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिकों को ठिकाने पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे युद्ध में कूद पड़ा। ये युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के दो नगर थे, उन पर बम गिराए थे। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापसी पर लौटते हैं। ये युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, अर्थात विश्व के प्रति जो नाज़ीवाद था उसका दृष्टिकोण क्या था, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।